हेलो गाइस, आप कैसे हैं। आज हमारा चैनल जो A to Z जो शुरू हो रही है उसमें आज का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वह है गुलाम वंश। गुलाम वंश के साथ आज हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बाखूबी से आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि ऐबक ने कैसे अपनी वफादारी को पेश करते हुए इस गुलाम वंश को हिंदुस्तान की सरजमी पर एक तुर्की साम्राज्य का निर्माण किया, जो इतिहास के पन्नों में अपने आप का एक अजूबा चीज़ है। उसी के बारे में आप लोग को आज हम अपने चैनल पर इस चीज़ को प्रदर्शित करने जा रहे हैं कि गुलाम वंश आखिर मेडिवल हिस्ट्री का ये कैसा डायनामिक टॉपिक है जो दुनिया के सामने आज बेमिसाल बनकर आज इतिहास के पन्नों में दौड़ रही है। जैसे आप जानते हैं कि गुलाम वंश जो है 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक माना जाता है गुलाम वंश का टाइमिंग। और इस गुलाम वंश का स्थापना का श्रेय ऐबक को जाता है। ऐबक जिसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक पूरा गुलाम वंश, जिसमें ऐबक के साथ उनका बेटा आराम शाह आते हैं, इल्तुतमिश आता है, रजिया सुल्तान आती है, बलबन आता है। ये सबसे महान गुलाम वंश का शासकों में से नाम है, जिसकी बदौलत यह गुलाम वंश इस दुनिया के सामने अपने आप को एक हिंदुस्तान की सरजमी पर मुस्लिम साम्राज्य को निर्माण करने का श्रेय देता है। तो आज हम इस गुलाम वंश की पहली सिंपल टॉपिक को देखेंगे, जिसमें ऐबक ने अपनी वफादारी को कैसे पेश करता है। ऐबक 1206 ईस्वी में लाहौर उस समय हिंदुस्तान का एक हिस्सा था जो आज एक पाकिस्तान के तरफ चला गया है। पाकिस्तान की आज कॉमर्शियल कैपिटल के रूप में उभरकर सामने दिखाई दे रहा है। वहीं पर ऐबक ने इस गुलाम वंश का स्थापना 1206 में किया और इस गुलाम वंश की राजधानी लाहौर में बनाया था और यहीं से पूरा हिंदुस्तान पर साम्राज्य को, लाहौर से ही पूरे साम्राज्य का संचालन करता था और अपनी साम्राज्य की दूसरी राजधानी इंद्रप्रस्थ में बनाता है, जो कि भारत की पूरी साम्राज्य यहाँ से संचालित करता था और संचालन करके पूरे गुलाम साम्राज्य को हिंदुस्तान की सरजमी पर चारों तरफ फैला चुका था। दोस्तों, तो इस गुलाम वंश का संस्थापक जो ऐबक था, ऐबक को लाख बख्श, सबसे पहला चीज लाख बख्श, पीला बख्श और कुरान खवा के नाम से जाना जाता है। पहला क्या है गाइस? लाख बख्श, दूसरा है पीला बख्श, तीसरा है कुरान खवा। लाख बख्श ऐबक का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऐबक ने लाखों में दौलत को लुटाता था, गरीबों में, अनाथों में और वहां के आवामों में गुजारता था, इसलिए उसका नाम लाख बख्श कहा जाता है, जो लाखों में दान देता था। कैसा देता है? लाखों में दान देता था। दूसरी है पीला बख्श, जो कि हाथियों को लाखों में दान देता था, हाथी को लोगों में लाख मात्रा में दान देता था, इसीलिए उसका नाम पड़ गया पीला बख्श। और तीसरा वो नाम पड़ता है कुरान खवा। वो कुरान खवा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो कुरान का लाइन बाय लाइन याद कर चुका था, पढ़ चुका था, उसके दिमागों में बैठ चुकी थी, इसी के बदौलत उसे कुरान खवा के नाम से जाना जाता है। ऐबक के साथ एक और भी विशाल कायम होती है दोस्तों कि ऐबक जो था अपनी वफादारी, जिस प्रकार से रामायण काल में आप लोगों ने नाम सुना होगा राजा भरत का। राजा भरत ने अपने भाई राम की सिंहासन पर कदापि नहीं बैठा था, उसी प्रकार ऐबक ने अपना वफादार गुलाम गोरी के दिया हुआ वचन और दिया हुआ विरासत को, उस गुलामी की पैगाम को पेश किया था
और उस सिंहासन पर वह कदापि नहीं बैठा था। उस पर सिर्फ अपनी वफादारी को रखा था कि वह कहलाए इतिहास के पन्नों में कि वो गोरी का क्या था, गुलाम था, वफादार गुलाम। हालांकि बहुत सारा गुलाम हुए थे, कुबचा हुआ था, इल्दिज हुआ था, बलवन हुआ था, इल्तुतमिश हुआ था, लेकिन गोरी का अगर सबसे ज्यादा फेथ था तो वह था अपना वफादार गुलाम के रूप में ऐबक का था, जिन्होंने भारत की उत्तरदायी उसे सौंप कर चला गया। और जिसी के परिणाम स्वरूप ऐबक ने हिंदुस्तान में इस्लाम साम्राज्य को पूर्ण रूप से संचालन किया और संचालित करके पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों का साम्राज्य बना दिया और बनाने के बाद पूर्ण रूप से शासन चलाया और चलाते रह गया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ऐबक बहुत ही शौकीन भी था, जो घोड़ा पर दौड़ते हुए चौगान, जिसको पोलो भी कहते हैं, चौगान खेल खेलते हुए घोड़ा से गिर जाने के कारण बलवन की मौत होती है 1210 ईस्वी में। बलवन की मौत कब होती है दोस्तों? 1210 ईस्वी में। सॉरी, ऐबक की मृत्यु कब होती है? 1210 ईस्वी में होती है। और वहां उसके मरने के बाद उसको लाहौर में ही दफनाया गया है। आज उसका कब्र लाहौर में ही है। कहाँ है? लाहौर में भी है। उसके बाद उसका बेटा आराम शाह शासक बना, जो कि वह इतना योग्य और काबिल नहीं था। आराम शाह बनता है। ऐबक के बाद शासक कौन बनता है? आराम शाह। आराम शाह बनता है। लेकिन आराम शाह एक अयासी और विलासी शासक था, जो कि शासन को चलाने में उसे कोई दिलचस्प नहीं थी। वह एक अपनी विलासिता की लाइफ में पूर्ण रूप से लीन होता था, जिसका फायदा उठाकर इल्तुतमिश ने साम्राज्य को अपने हाथों में लेता है। और वही इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ऐबक का बनाया हुआ राजधानी लाहौर को वो सीधे ट्रांसफर करता है। कहाँ? दिल्ली में। कहाँ ट्रांसफर करता है? दिल्ली में ट्रांसफर करता है। और उसी समय तुर्कों का साम्राज्य दिल्ली सल्तनत कहलाता है और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश हिंदुस्तान का वह ऐसा शासक था जो परमानेंट सेना को स्थापित किया थी दिल्ली की धरती पर और पूर्ण रूप से शासन चलाया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने भारत में सबसे पहले इक्ता प्रथा को चलाया था दोस्तों। इक्ता प्रथा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है भूखंड का छोटा टुकड़ा, यानी छोटे छोटे टुकड़े में भूमि को बांटकर उस पर चलाता था शासन को, ताकि शासन को चलाने में उसे कोई परेशानी ना हो सके। इल्तुतमिश इस गुलाम वंश की राजधानी दिल्ली बनाता है दोस्तों, याद रख लेना, क्योंकि पहला राजधानी कहां बना? लाहौर बना। उसके बाद राजधानी कहां बना? दिल्ली में बना। और वही दिल्ली की धरती है जहां पर पैसा छापने के लिए इल्तुतमिश ने टकसाल का स्थापना किया था दोस्तों। टकसाल का स्थापना किया था। टकसाल समझते हो? यानी पैसा छापने का मशीन। उसमें पैसा को छापता था, उस पैसा पर अपना नाम और साम्राज्य का नाम, और उस सिक्का को जो चलाता था उस शुद्ध अरबी बोला जाता था। क्या बोला जाता है? शुद्ध अरबी का सिक्का हिंदुस्तान में अगर कोई चलाया है, शुद्ध अरबी का सिक्का जो चलाया है वह इल्तुतमिश ने चलाया है। कौन चलाया है? इल्तुतमिश ने चलाया है दोस्तों। तो कहने का मतलब यह है कि आने वाले वीडियो में हम इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलवन के बारे में बताएंगे, ताकि आप लोग पहले इस चीज को समझिए, जानिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को जितना मोट कीजिएगा उतना अच्छा आपको वीडियो प्रोवाइड मैं करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।